हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है सक्सेस अचीवर्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो भाई देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं हम क्लास 12th, यानी आज से हम क्लास 12th की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और क्लास 12th में भी जो सबसे पहली यूनिट है, उस यूनिट का पहला जो चैप्टर है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसको हम इस चैप्टर में, इस लेक्चर में समझेंगे। आगे के कई एक दो लेक्चर, दो तीन लेक्चर जितने भी होते हैं, उन पार्ट्स में हम देखेंगे कि कंप्लीट किस तरह से जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब 11th में पढ़ के आए हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं, क्योंकि उनमें क्या बनता है? एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लावर। और जिनमें फ्लावर बन रहा है वो क्या है? एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म में, कुल मिला के एंजियोस्पर्म्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, उसकी पूरी डिटेल स्टडी हम क्या करेंगे? इस चैप्टर में कर रहे होंगे। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, उसकी पूरी हम स्टडी कर रहे होंगे इस चैप्टर में। और देखो, 11th अगर हम देखें ना, तो 11th की बायोलॉजी के कंपेयर में जो 12th में जब आप आते हैं, तो 12th की बायोलॉजी थोड़ी सी एज कंपेयर टू क्या पड़ती है? इजी भी पड़ती है, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है हमें। जब हम 11th को पढ़ने के बाद, जब 11th 12th पढ़ते हैं, तो 12th थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है। तो उसी इंटरेस्टिंग के साथ, उसी एंजॉयमेंट के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जो आपका क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम पूरे इस चैप्टर को डेप्थ में जाएंगे। कोई भी लाइन इससे, इन सारे लेक्चर्स के देखने के बाद मुझे नहीं लगता आप लोगों की कोई भी एक भी लाइन ऐसे मिस हो जाएगी एनसीईआरटी से, जो आपने नहीं पढ़ी होगी। आप पूरी एनसीईआरटी को घुट के पी चुके होंगे। ठीक है, बस बने रहना है, एंड तक बने रहना है, हर लेक्चर को पूरा डिटेल में देखना है। ठीक है, स्टार्ट करें फिर आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? जब भी हम किसी भी क्लास के अंदर एंटर करते हैं, उसके अंदर सबसे पहले हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं? उस सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले बायोलॉजी को समझते हैं कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। 11th में भी समझा था, अब हम 12th में दोबारा से समझ लेते हैं भाई। तो हम देखते हैं किसकी बात करते हैं? बायोलॉजी। भाई नॉर्मली अगर आप बायोलॉजी के वर्ड जो है, इसका ब्रेक करोगे, इसको तोड़ोगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? बायो प्लस लॉजी। यानी कि बायो मीन्स लिविंग एंड लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। ये एक पूरा मतलब निकल के आएगा। लेकिन हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। तो बायोलॉजी क्या है भाई? हमारे पास बायोलॉजी एक स्टोरी है, स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। कि भैया इस अर्थ पे, ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी लगती है लाइन सुनने में, कि भैया इस अर्थ पे ये लाइफ, जो आज की हमारी लाइफ है, वो किस तरह से इवॉल्व हुई है। आज हम इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, वो किस तरह से बने हैं, कौन हमारे एंसेस्टर हैं, कौन उनके एंसेस्टर रहे होंगे, किस तरह से लाइफ इस अर्थ पे आई। और उस जो पहली बार लाइफ इस अर्थ पे आई, उस फॉर्म से आज की जो लाइफ है, उस फॉर्म में आने में किस तरह के चेंजेस उसने देखे, है ना, कौन कौन से कनेक्टिंग लिंक्स उनके बीच में बने, इन सब की जो एक मिली जुली कहानी है, उस कहानी का नाम क्या है? हमारी बायोलॉजी। ठीक है, समझ में आ गया बायोलॉजी का मतलब? चल, अब बायोलॉजी के बाद जो दूसरी चीज हमारे काम की है, वो है स्पीसीज के बारे में समझना। किसके बारे में समझना? स्पीसीज के बारे में। तो अब हम देख लेते हैं भाई, किसकी बात करते हैं हम? स्पीसीज की। भाई 11th क्लास में आपका जो पहला चैप्टर था, कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड। तो उस चैप्टर में आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया था, दैट इज सर अर्नेस्ट मेयर। बताया था कि नहीं बताया था?
उन्होंने क्या दिया था सर, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था, और वो आज तक हम वही फॉलो करते हैं। उनके अनुसार उन्होंने जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था, उसमें क्या था कि भैया ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप, ऐसे कॉमन कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे उनमें भी रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी हो, तो हम उस इंडिविजुअल के ग्रुप को क्या बोलते हैं कि भैया ये एक स्पीशीज के इंडिविजुअल्स। समझ में आया क्या बोला मैंने, कि भैया इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनसे जो नए जनरेशन बनेगी उसमें भी रिप्रोडक्शन की पावर होगी। तो जो पहला जो ग्रुप था इंडिविजुअल का, उन सबको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये सब क्या है, एक स्पीशीज के और इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ग्रुप ऑफ individuals having similar characters and can produce fertile offsprings। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल्स का ऐसा ग्रुप जिनमें सिमिलर कैरेक्टर हो और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हो, उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं भैया, एक स्पीशीज बोलते हैं। समझ में आ गई वाली बात। चलो, अब यहां से स्पीशीज का सर मतलब क्या हुआ। देखो एनसीईआरटी आपकी जो है ना, उसमें इंट्रोडक्शन में ही एक लाइन लिखी हुई है कि भैया एक इंडिविजुअल जो है वो तो क्या है, एक लाइफ, उसका जैसे ही लाइफ स्पान खत्म हुआ वो मर जाएगा। लेकिन एक स्पीसीज मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करती है इस अर्थ पे। कैसे, मतलब एक एक इंडिविजुअल तो डेड हो जाएगा, है ना, वो डेड हुआ, उसकी लाइफ खत्म हो गई। लेकिन एक स्पीसीज ऐसे एक इंडिविजुअल के डेड होने पे खत्म नहीं होती। स्पीसीज कंटिन्यूटी चलती रहती है, कंटिन्यूशन में रहती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहती है। किस वजह से, क्योंकि वो क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। क्या करती है, रिप्रोडक्शन करती है। जो स्पीसीज इस अर्थ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर रही है, उसका मेन रीजन क्या है सर, रिप्रोडक्शन है। कि जब एक ऑर्गेनिज्म मरने वाला होता है या फिर अपनी लाइफ के दौरान वो अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, तो जब वो मर जाएगा तो वो जो और ऑर्गेनिज्म होंगे वो उसकी स्पीसीज को कंटिन्यू रखेंगे। यही तो होता है ना कि भाई हमारा वंश चलता रहना चाहिए, तो ये वंश चलता रहेगा। अब एनसीईआरटी में ये कहा है कि भैया एक स्पीसीज ना हजारों साल तक जिंदा रहेगी, हजारों साल तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक कोई इंटरफेयर ना करे। है ना, वो एक नियम था ना फिजिक्स में, भाई आप पढ़ते हो कि भाई एक कोई बॉल है, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो मोशन में है तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तब तक वो मोशन में ही रहेगा। है ना, न्यूटन का एक किसका है, उसका एक नियम है ना भाई, अगर एक बॉल है जो मोशन में है तो भैया वो मोशन में ही रहेगा जब तक कोई उस पर फोर्स एक्सटर्नल ना लगे। उसी तरह से स्पीसीज भी क्या है, इस अर्थ पे कंटिन्यू हजारों साल तक जिंदा रहेगी। कब तक, जब तक कोई नेचुरल कैलेमिटीज या फिर कोई एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि कोई ह्यूमन मेड कैलेमिटीज, ह्यूमन इंटरफेयर ना हो। अगर ये दोनों चीजें ना हो तो स्पीसीज हमेशा जिंदा रहेंगी स्पीसीज। लेकिन स्पीसीज को एक्सटिंक्ट करने में मेन रोल, मतलब एक्सटिंक्ट करने का काम किसका होता है, एक तो भैया हमारी जो नेचुरल जो चीजें होती है ना उनका, एंड दूसरी चीज होती है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। तो ये दोनों इंटरफेयर, एंथ्रोपोजेनिक मतलब जहां पे भी आए उसका मतलब समझ होता है ह्यूमंस, है ना, ह्यूमन से रिलेटेड बात हो रही है कोई भी। ठीक है, तो अगर ह्यूमन का इंटरफेयर होगा
तब भी चीजें एक्सटिंक्ट हो जाती है। जैसे ह्यूमंस क्या होते हैं, शिकार करते हैं, है ना, तो शिकार करते हैं तो उस स्पीसीज का, किसी स्पीसीज का बहुत ज्यादा शिकार कर लेते हैं, वो स्पीसीज ही एक्सटिंक्ट हो जाती है। तो ह्यूमन इंटरफेयर हो गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, ठीक है भाई। जैसे हम कहते थे कि भाई पहले डायनासोर हुआ करते थे, लेकिन कोई ऐसा नेचुरल एक्ट, कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ, कोई उल्का, है ना, कोई मेट्योर आया जिसकी वजह से सारे डायनासोर एक साथ खत्म हो गए। तो स्पीसीज का खत्म होने के पीछे इन दोनों में से एक ना एक रीजन रहा होगा, अदरवाइज स्पीसीज क्या है, लगातार सरवाइव करती जाएगी, करती जाएगी। तो क्या ये वो दो बातें आपके समझ में आ गई? अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन को स्टडी कर लेते हैं। देखो भाई, वही बातें जो हमने अभी तक करी है ना, वही सारी बातें इसमें होती रहेंगी और आप देखते रहना, बस कॉमन सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ खास है नहीं। क्या है भाई? स्टोरी, अरे, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यही बोला हमने, ठीक है, कि भैया इंडिविजुअल मर सकता है लेकिन स्पीसीज कंटिन्यू रहती है मिलियंस ऑफ ईयर, अनलेस अनलेस कि थ्रेटन बाय नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, यानी कि नेचुरल कोई घटना ना हो जाए या फिर कोई मैन मेड घटना ना हो जाए। सिर्फ ये दो ही चीजें हैं जो स्पीसीज को खत्म कर सकती हैं, अदरवाइज तो स्पीसीज क्या होंगी, कंटिन्यू मिलियंस ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करती रहेंगी, ठीक है। और इसके मतलब सरवाइव करने के पीछे रीजन क्या है भैया? रिप्रोडक्शन, प्रोजेनी बनाती है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, तो रिप्रोडक्शन क्या है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फायदे हमें पता है कि भाई इससे क्या आते हैं, न्यू वेरिएंट्स आते हैं, चेंजेस होते हैं ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होते हैं, वेरिएशन आते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो न्यू वेरिएशन होंगे तो इवोल्यूशन होगा, और इवोल्यूशन जरूरी है सर्वाइवल के लिए। तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ रहे होंगे। तो क्या ये आपके जो पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल इसी तरह से हम पूरे चैप्टर को डिटेल से समझेंगे, कुछ ऐसा छूटेगा ही नहीं जो आपका कुछ रह गया होगा, ठीक है भाई। चलो, अब हम देखते हैं भाई, भाई हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। और अगर फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो मेन चीज क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेन जिस पे हमें पूरा कंसंट्रेट करना है, वो है भैया फ्लावर। क्या है? फ्लावर। अगर हम फ्लावर की मॉर्फोलॉजी देखें, यानी एक्सटर्नली देखें, तो फ्लावर क्या है, एक मॉडिफाइड शूट है। यानी जो शूट सिस्टम है ना, शूट के अंदर ही क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, उनके नोड्स और इंटरनोड्स बिल्कुल पास पास आ गए और उसके जैसे वो पूरा एक फ्लावर बन गया, है ना। और उसकी लीव्स थी वो किसमें, सेपल्स एंड पेटल्स में कन्वर्ट हो गई। तो वो क्या है, एक मॉडिफिकेशन है किसका, शूट का, ठीक है। ये आगे देखो क्या हुआ, यहाँ पे इंटरनोड्स जो इंटरनोड्स जो थे वो क्या हुए, शॉर्टन हो गए। उनके शॉर्ट होने से होगा क्या कि भैया नोड्स क्लोज आ गए, नोड्स क्लोज आने से लीव जो थी वो किस में बदल गई, फ्लोरल वॉल्स में बदल गई, मतलब जो पेटल्स सेपल्स उनमें कन्वर्ट हो गई, ठीक है। पेडिकल, पेडिकल क्या है ये भाई, पेडिसल, पेडिकल क्या है? पेडिकल है वो स्टोक जिसको पकड़ के हम किसी को फूल देते हैं, और मतलब जिसपे फूल लग रहा है यार, है ना, वही तो हुआ। तो भैया ये क्या है, स्टॉक जिस जो होता है जिसपे फूल लगा है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं, पेडिकल बोलते हैं। उसके ऊपर एक सॉलन पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थैलेमस, थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं, टोरस भी उसको बोलते हैं। अब हम जब क्या है फ्लोर की पूरी स्ट्रक्चर बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे, हम कहाँ कहाँ या क्यों माने, हम पढ़ा हुआ क्यों देखे, हम पहले उसको पहले पूरा बनाएंगे, उसके बाद एक एक चीज को हम, ये जो चीज लिखी हुई है ना, ये सारी आराम से समझ में आ जाएगी आपको। ये जो है ना, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोसियम, ये सब चीजों के बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। तो एक बार इस स्लाइड को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम थोड़ा सा अपना क्या कर लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। किसका डायग्राम बना लेते हैं सर? अब हम डायग्राम बनाते हैं फ्लावर का, है ना, एक बढ़िया सा। ये क्या है अपना भाई, अभी तो बोला था पेडिकल, और उसके बाद क्या था सर, थैलेमस बोला था, रिसेप्टिकल से थैलेमस जो बोला था वो था, वही था ना भाई? ठीक है भाई, वही था। तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से रंग लेते हैं, लगना चाहिए ना कि एक फ्लावर बनाया है बढ़िया सा, अच्छा सा।
1-2 मिनट और सही। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन के आ गया भाई, पेडिकल एंड थैलेमस। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या कहा था कि भैया जो ऊपर का जो बल्ज पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये आपका थैलेमस वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या है, थैलेमस वाला पार्ट है। उसके बाद हाँ, एक सेकेंड, आई थिंक, हाँ भाई। उसके बाद भाई इस पे लगी होती हैं सेपल्स। सेपल्स यानी कि कैलेक्स, जो ग्रीन लीव्स होती है ना किसी भी फ्लावर में, ऐसे तुम देखते होगे ग्रीन लीव्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेपल्स, है ना, इस तरह से सेपल्स लगी हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है भाई क्या, भाई इसके ऊपर रखा हुआ है ये ओवरी, दैट इज गाइनोशियम। क्या है ये, गाइनोशियम। और गाइनोशियम के अलावा क्या है भैया, गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक पेटल्स है इस फ्लावर की, है कि नहीं, कलरफुल पेटल्स। देखो कलरफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपने पास अब मौका है तो अपन तो कलरफुल ही बनाएंगे। तो भैया ये पेटल्स आ गई, इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, सर एक बहुत मेन चीज आप छोड़ रहे हो, दैट इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम यानी कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये क्या हो गया हमारे पास, एंड्रोसियम हो गए। अब ये कितने भी नंबर में वेरी करते हैं, फ्लावर टू फ्लावर वेरी करते हैं। तो भैया हमारे पास कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आ गई, एक टिपिकल फ्लावर में ये चीजें होती हैं। अब कर लेते हैं इसकी नेमिंग। देखो भाई, सबसे पहले ये क्या है आपका, पेडिकल। ठीक है, देन ये क्या है, इसको बोला था हमने थैलेमस, है ना, इसी को हम क्या बोल रहे थे, रिसेप ये टोरस भी बोल रहे थे। ठीक है, ये क्या है, ये हैं सेपल्स। क्या है, सेपल्स, और कलेक्टिवली हम इनको क्या बोलते हैं, कैलेक्स। ठीक है, और ये क्या है, पेटल्स यानी कि कोरोला। और अगर हम इस पार्ट की बात करें तो भैया ये जो ऊपर का पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं हम एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फिलामेंट। ठीक है, एंड एंथर एंड फिलामेंट कंबाइनली फॉर्म एंड्रोसियम। क्या बनाते हैं, एंड्रोसियम, यानी कि एंड्रोसियम को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सेंटर में ये बच गया ना पार्ट, देखो ये है, इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं, ओवरी। ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं स्टाइल, बहुत स्टाइल मारते हैं। एंड देन दिस इज स्टिग्मा, एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, all three are combinedly known as gynoecium. एंड और इसको हम क्या बोलते हैं, अच्छा इसका एक और मेन नाम भी होता है, इसको बोलते हैं हम स्टेमन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, पिस्टिल। ठीक है, कार्पल, या फिर हम कहें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट।
फीमेल अब रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो ये एक हमारे पास बढ़िया सा फ्लावर की पूरी स्लाइड आ गई, जिसमें सारे नेमिंग हमने कर ली है। पेडिसल से स्टार्ट किया, थैलेमस, देन पेटल्स, सेपल्स, कैलेक्स, कोरोला, फिलामेंट, एंथर, इसको कॉमनली स्टेमन बोला या एंड्रोशियम बोला, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होता है। देन ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, कलेक्टिव नोन एज गाइनोशियम। ये सब बातें हमने कर ली। अब इसमें देखो, ये जो कैलेक्स एंड कोरोला है, ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट रोल, इनका कोई रोल नहीं है, मेन रोल डायरेक्टली, इसीलिए इनको नॉन असेंशियल होल्स बोलते हैं, नॉन असेंशियल होल्स। और जो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम है, यानी कि स्टेमन एंड पिस्टल है, इनका डायरेक्ट रोल रहता है रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इनको बोलते हैं क्या, असेंशियल होल्स। ये क्या है, नॉन असेंशियल है, और वो क्या है, असेंशियल है। क्लियर है बात। अब हम समझते हैं जो हमने बातें लिखी हुई थी इस स्लाइड में। भैया 4 तरह के होल्स हैं पूरे, इसमें क्या है, कैलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, चारों हमने बना लिए, बना लिए। सर नॉन असेंशियल, जिसमें क्या है, एसेसरी यानी एक्सटर्नल, एक्स्ट्रा है ये, है ना, इनका डायरेक्ट रोल नहीं है, कुछ हेल्प कर सकते हैं, ये नॉन असेंशियल है। कैलेक्स एंड कोरोला स्टेराइल पार्ट होते हैं, फर्टाइल पार्ट नहीं होते। एंड देन असेंशियल है, यानी रिप्रोडक्टिव होल जो है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये दोनों हम बातें कर चुके हैं, सारी डायग्राम वगैरह के थ्रू हम सारी चीजें समझ चुके। क्लियर है बात अभी तक? यहाँ तक तो हमने फ्लावर के बारे में पढ़ लिया है कि भैया फ्लावर एक क्या है, फैसिनेटिंग ऑर्गन है, और फ्लावर प्लांट्स के लिए होगा तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन ह्यूमंस के लिए फ्लावर्स ना और भी बहुत कुछ है। अपने फीलिंग को दर्शाने का जो फीलिंग शो करने का एक जरिया है फ्लावर, है ना। चाहे दुख में हो तो भी हम फ्लावर भेजते हैं ना, और भी आप समझते हो बाकी सारी चीजें। तो भैया ये फ्लावर हो गया। अब हम थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी कि भैया क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं इसीलिए तो हमको फ्लावर जैसी चीज मिल पाती है। फ्लावर एक बहुत फैसिनेटिंग ऑर्गन है, ठीक है। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे होते तो हमें फ्लावर नहीं मिलता, और फ्लावर नहीं मिलता तो सोचो फ्लावर के बिना कितनी चीजें रुक जाती। समझ रहे हो, है कि नहीं। और सिर्फ फ्लावर फीलिंग्स ही नहीं, उसके अलावा फ्लावर में फ्रेग्रेंस भी होती है, जिससे परफ्यूम्स वगैरह बनती हैं, है ना। जैसे रोज रोज की परफ्यूम आती है, तो है ना, केवड़ा, एंड देन मोगरा, बहुत सारे अच्छे अच्छे फ्रेग्रेंस आते हैं, तो ये सारे फ्लावर्स की वजह से ही आती है ना। तो बहुत सारे फ्रेग्रेंस भी इसी से आते हैं। तो देखो ये लिख रखा है यहाँ पे, यही सारी बातें कॉमन सी चीजें हैं आपकी यहाँ पे कि भैया परफ्यूम जो आ रही है ना। तो ये सब चीजें, ये जो कलर, रिच कलर होते हैं फ्लावर्स के, अलग अलग टाइप ऑफ कलर होते हैं, अलग अलग तरह के जो है ना, डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमें फ्लावर में। अडेप्टेशन मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन की, वो कहाँ रह रहे हैं उस हिसाब से उन फ्लावर्स के अंदर अलग अलग अडेप्टेशन मिल जाती हैं। वो सारी बातें आगे होती रहेंगी, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें तो भैया फ्लावर के साथ हमारा बहुत बढ़िया इंटीमेट वाला रिलेशनशिप है, कि भैया फ्लावर के बिना ना हमारे बहुत सारे काम क्या होते हैं, रुक जाते हैं। ये हमारे एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल सजावटी है ना, सोशल, रिलीजियस, धार्मिक भी हैं। फ्लावर हम चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, है ना, अपने धार्मिक भी, है ना, रिलीजियस भी आते हैं, कल्चरल वैल्यू भी रखते हैं ये, ठीक है। तो हमारे बहुत सारी चीजों के लिए, ये देखो ये लिखा हुआ है स्पेशल कि भैया सिंबल फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग्स, है ना, लव, अफेक्शन, इन सब चीजों को, ये ना देखो भाई, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग, कुछ भी चीजें आपको शो करनी तो आप अलग अलग टाइप के फ्लावर दो, आपके फीलिंग शो हो जाएंगे, है ना। अब भाई ये वाली लाइन तो समझाने की जरूरत नहीं रहती, आजकल के स्टूडेंट है भाई, आजकल की जनरेशन को सारी चीजें पहले से पता रहती है, ठीक है। लेकिन 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 ये आम लोगों के लिए है। एक आम इंसान के लिए फ्लावर होगा अपनी फीलिंग को दर्शाने का जरिया, एक आम पर्सन के लिए फ्लावर होगा खुशबूदार कोई ऑर्गन, है ना। लेकिन एक बायोलॉजिस्ट के लिए ना मॉर्फोलॉजिकल मार्वल है, एक चमत्कार है फ्लावर।
है ना। और क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल पार्ट है फ्लावर। एक बायोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक बायोलॉजिस्ट के लिए फ्लावर क्या है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल है, एक चमत्कार की तरह है। और क्या है, साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो जगह जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो है। क्लियर है बात। तो ये तो थोड़ी सी थियोरेटिकल चीजें थी जो हमने अभी बात की। अब हम क्या बात करेंगे कि भैया इस चैप्टर में हम कैसे कैसे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, है ना, वो सारी बातें हम डिटेल से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहला पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या बोलते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, गैमेटोजेनेसिस। क्या आता है? गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन। अब गैमेटोजेनेसिस में भी हमारे पास 2 चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एंड एक हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, ये 2 चीजें हम इसमें पढ़ रहे होंगे। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में ही हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे पोलिनेशन का। हम किसकी चर्चा करेंगे? हम पोलिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो गैमेट्स होंगे उनका गैमेट का ट्रांसफर, एक तरह से कि पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा तक पहुंचता है उस प्रोसेस को हम पोलिनेशन बोलते हैं। तो पोलिनेशन कैसे होगा वो सारी बात करेंगे। उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन के बाद जो दूसरे इवेंट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन में हम पढ़ रहे होंगे एक्चुअली में डबल फर्टिलाइजेशन को। किसको? समझेंगे इसको डिटेल से, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हम जो तीसरा टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट जो इस चैप्टर का पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम मेनली जिन जिन इवेंट्स की बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कि भैया पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है भाई, एम्ब्रियो फॉर्मेशन यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। देन उसके बाद हम बात करेंगे सीड की, देन फ्रूट की बात करेंगे। ठीक है, क्या फ्रूट की बात कर रहे होंगे। ठीक है, सीड की, एम्ब्रियो की, फ्रूट की। और हम बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा जैसे एपोमिक्सिस की हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे पॉलीएम्ब्रियोनी की। तो ये मेन मेन टॉपिक्स है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। दोबारा सुनो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, कि भैया फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है, उन सभी इवेंट्स की स्टडी हम क्या करेंगे। उसमें हम पहले पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, फिर हम पढ़ेंगे किसको, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस के अंदर भी 2 पार्ट आएंगे हमारे पास, एक तो आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और एक आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना और मेगास्पोर का बनना वो समझेंगे डिटेल से। फिर हम पढ़ेंगे पोलिनेशन को, फिर हम आ जाएंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट पे जिसमें हम डबल फर्टिलाइजेशन को पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स पे जिसमें हम एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, इन सभी चीजों की स्टडी कर रहे होंगे। और इन सब के अंदर ही और छोटी छोटी चीजें पढ़ के हम इस चैप्टर को खत्म कर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो हम इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, कैसे होता है क्या होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज एंथर, सॉरी स्टेमन।
तो स्टेमन की बात स्टार्ट करते हैं, यानी एंड्रोशियम की, उसके अलग अलग पार्ट देखते हैं, वो सारी चीजें बात करते हैं। मजा आएगा पढ़ने में। अपन का क्या है, ये तो सारी अपने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने बात कर ली। मेगा स्पोरोजेनेसिस में ये तो हो गया ना, ये हमने बात कर ली है आई थिंक, कि भैया बहुत सारे, कि भैया मच बिफोर एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन द प्लांट, कि भैया प्लांट पे फ्लावर आने से पहले ही ये बहुत पहले डिसाइड हो जाता है कि भैया प्लांट बनेगा, प्लांट में फ्लावर आएगा। बहुत सारे हार्मोनल चेंज होते हैं इसमें, है ना, हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं फॉर फ्लावर बनने के लिए। ये सब चीजें हम सारी बात कर चुके हैं, खास बात है नहीं। हाँ, जहां से खास बात है हमारे पास, देखो ये क्या है, एक फिलामेंट है ना, और हमने यही पढ़ा था कि ऊपर लगा हुआ है आपके ऐसे एंथर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर थी किसकी, एंड्रोशियम के स्टेमन की। तो देखो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये सारी बातें ना, अभी थोड़ी देर रुक जाओ। फिलामेंट एंथर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो हमको एंथर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली में जैसा हमें अभी दिख रहा है ये ऐसा होता नहीं है। एक मिनट देना मुझे, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की ये कैसा होता है। ये हो गया हमारे पास, और हम बात करें तो हाँ भाई, देखो ऐसे समझो कि भाई हमें फ्रंट से हम किसी भी एंगल से देखें तो हमको ये दो ही दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, दो दिख रहे हैं। जैसे ये दो दिख रहे हैं तो ये हमें दो दिख रहे हैं, है ना, लेकिन ये है एक्चुअली में कितने, चार। कितने हैं ये, चार। और ये हमें कब दिखेंगे, जब हम इसको काटेंगे, हम ये दो को पूरे कट करेंगे, कट करके ये सामने से देखेंगे। तो हम इसका ऐसे इसको कट करेंगे, टीएस सेक्शन लेंगे इसका, हम क्या करेंगे, हम इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, यहां से ऐसे कट कर देते हैं ऐसे, और कट करके देन हम इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे देखते हैं। अरे ज्यादा पतला हो गया यार ये तो, ऐसे कट किया और तब हम इसको स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो हमें कुछ इस प्रकार दिखेगा, देखो इस तरह से। हो गया ना, वही एक भैया ये, तो ये जो मैंने चार लिए थे आपके, ऐसे देखो चार स्ट्रक्चर देखे थे ना, तो अबे भाई तू ही तो बचा हुआ है यार, हाँ, एक दो एंड तीन एंड चार, इस तरह से। तो ऐसी स्ट्रक्चर किसकी होती है भाई, थोड़ी, इसको हम बोलते हैं एंथर की स्ट्रक्चर, है ना, ये है एंथर की स्ट्रक्चर। अब सुनना ध्यान से, ये जो एक पोर्शन है ये, और ये एक ये है, एक ये एंड एक ये हिस्सा, ये चारों हिस्सा है क्या, इनको बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं, थीका। अब सुनो, यहां से अगर मैं इस पूरे एंथर को ऐसे डिवाइड कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाता है लोब, इसको बोलते हैं लोब फर्स्ट, एंड ये है लोब सेकंड। तो दो लोब है, तो क्या एंथर में दो लोब नहीं है क्या, और अगर इसमें दो लोब है तो हम इसको बाइलोब्ड बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब एक लोब में क्या दो थीका नहीं है क्या, एक थीका एंड दूसरा थीका, तो बायलोब्ड एंड डायथीकस बोल सकते हैं क्या, बायलोब्ड एंड डायथीकस स्ट्रक्चर। तो एंथर कैसा हो गया, देखो ये एक टिपिकल एंथर की बात कर रही है, टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर की बात कर रहे हैं, ये सभी में ऐसा नहीं होता,
पर एवरेजली देखे तो मैक्सिमम में ऐसा होता है। ठीक है, तो ये एक बायलोब्ड डायथीकस कंडीशन का हमारे पास क्या आ गया, एंथर आ गया। ठीक है, अभी जो थीका है, यहाँ इसी थीका को हम क्या बोलते हैं, यहीं पे ही क्योंकि माइक्रोस्पोर भी बनते हैं इसलिए इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, सिंगल की बात कर रहे हैं तो माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया। अब यहाँ पे क्या क्या स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, तो भाई सबसे बाहर की तरफ हमारे पास यहाँ पे जो दिख रही हैं ऐसे, सबसे बाहर की तरफ हमारे पास क्या है, एक सेकेंड, सबसे बाहर की तरफ हमारे पास जो सेल्स हैं उन सेल्स का नाम है, अरे ये तो पता होना चाहिए आपको भाई। क्यों, क्योंकि भैया प्लांट के अंदर जो आउटर लेयर बनती है कहीं की भी, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस की बनती है। ये किसकी बनती है भैया, एपिडर्मिस। क्या है ये, एपिडर्मिस। तो ये एपिडर्मल लेयर है, बिल्कुल ठीक है। इस एपिडर्मल लेयर के अंदर की तरफ जो लेयर होती है ना, इस लेयर को बोला जाता है एंडोथीशियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीशियम। क्लियर है बात। उसके बाद इस एंडोथीशियम के अंदर जो लेयर होती है, एंडोथीशियम के अंदर ना 3-4 लेयर होती हैं, ऐसे कलेक्टिवली 3 to 4 लेयर्स की एक लेयर होती है। इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं क्या, मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। ठीक है, एक सेकेंड मुझे टाइम लेना। हाँ भाई, तो ये मिडिल लेयर हो गई। ठीक है, इसके अंदर अब यहाँ देखो इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तीनों लेयर का अलग काम है, और जो अब जो अंदर लेयर है ना, ये स्ट्रक्चर हटवे, ऐसे समझो। ये जो अंदर की लेयर है, क्या मैंने इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस बनाए हैं, हाँ। तो ये कैसे होती है, बाई न्यूक्लिएटेड, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये कैसी, इसका नाम है टेपिटम। क्या नाम है, टेपिटम। और ये टेपिटम कैसी होती है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, साथ में इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब इसके अंदर इन सब चीजों के यहाँ जो अंदर है ना, यहाँ पे कॉम्पैक्टली पैक होमोजीनियस सेल्स होती हैं। होमोजीनियस मतलब सारी लगभग एक जैसी, सारी एक जैसी सेल्स होमोजीनियस, और कॉम्पैक्टली पैक होती है, बिल्कुल सॉलिड बॉल, सॉलिड मास की तरह ना, बिल्कुल भरी रहती है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये जो सेल्स भरी हुई हैं ये सब सेल्स को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं, ये सेल्स किस टिश्यू की है, ये सारी सेल्स हैं आपकी स्पोरोजीनस टिश्यू की। किसकी, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये सारा क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू।
तो भैया ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ गई। ये जो पोर्शन हमने कट किया था ना, इस पोर्शन को जब हमने जूम किया था हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गई, जिसमें सबसे आउटर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस है। सबसे आउटर लेयर कौन सी है भैया? आपकी एपिडर्मिस है। उसके बाद अंदर पे एक लेयर है, एंडोथीशियम है। उसके बाद अंदर में और 3-4 लेयर हैं, इनको हम कलेक्टिवली बोल रहे हैं मिडिल लेयर। देन उसके बाद अंदर एक लेयर है जिसका नाम है टेपिटम। टेपिटम कैसी है? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड डेंस साइटोप्लाज्म है इसका। देखो, जहां पे तुमको डेंस साइटोप्लाज्म वर्ड मिले ना, ज्यादातर टाइम पे उसका उस सेल का स्पेसिफिक फंक्शन ही होगा न्यूट्रिटिव, यानी वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना चाहेगी, इसीलिए उसके पास क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो टेपिटम का काम भी न्यूट्रिटिव होता है, वो हम समझेंगे, सबका काम देखेंगे हम लोग। और फिर अंदर भरे होते हैं हमारे पास ये सारे जो दिख रहे हैं ना, ये कॉम्पैक्टली पैक होमोजीनियस टिश्यू की सेल्स होती हैं ये, और इनको बोलते हैं हम स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो हमने एंथर की सारी बातें कर ली। और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कनेक्ट है, कनेक्टाइन जिसको कनेक्टिव बोलते हैं, यहाँ पे आपका फिलामेंट कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आप मान लो आपका क्या कनेक्ट है? फिलामेंट कनेक्ट है, इस तरह से। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारे पास भाई एंथर की हमने बाइलोब्ड डाइथिकस कंडीशन, एंथर की पूरी स्ट्रक्चर समझ ली, पूरी डिटेल से एक एक चीजें हमने बात कर ली। क्लियर है ना बात? चलो, अब हम देखते हैं भाई एंथर वॉल लेयर्स को। एक बार पहले हम थोड़ा सा ना पढ़ लेते हैं। देखो ये रही, हर एंथर टिपिकली हैज 2 लोब्स, 2 लोब है ना? कनेक्टाइव के थ्रू, जो मैंने लास्ट में डॉट बनाया था ना, वो हर लोब के पास क्या है? 2 पोलन चैम्बर्स है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया। जो हमने चैम्बर्स बनाए थे, 2 चैम्बर हैं, दोनों थीका हैं, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। तो ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं। हमने लॉन्गिट्यूडनली तो अरेंज करे हैं इनको। देखो ये ऐसे लॉन्गिट्यूडनली अरेंज है ना, ये एक लोब के पास ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंज 2 माइक्रोस्पोरेंजी। ठीक है, चलो, अब उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करते हैं। ईच पोलन चैम्बर इज फिल्ड विद न्यूमरस माइक्रोस्पोर, बहुत सारे माइक्रोस्पोर, पर अभी माइक्रोस्पोर से नहीं भरे हैं। याद रखना, अभी ये माइक्रोस्पोर से नहीं भरे हैं, अभी ये क्या है? स्पोरोजीनस टिश्यू से भरे हुए हैं, है ना? माइक्रोस्पोर तो बनेगा ही, है ना? तो पैराइटल सेल जो है वो कौन सी? माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल कंसिस्टिंग ऑफ, देखो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल है, जो हमने वॉल बनाई थी, कौन कौन सी वॉल बनाई थी? ये वाली, ये वॉल्स, ये कौन कौन सी बनी हुई है? ये है भाई एपिडर्मिस, एंडोथीशियम 1 to 3 मिडिल लेयर एंड टेपिटम। यही बात की थी हमने। अब इसमें जो काम की चीजें ना वो ये है कि भैया इन 3 का काम क्या होता है? इन 3 का काम होता है, एक तो ये प्रोटेक्टिव होती हैं, और इनका काम होता है डेहिसियंस ऑफ एंथर में। डेहिसियंस ऑफ एंथर, डेहिसियंस ऑफ एंथर क्या होता है? जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन ड्राई अप होता है, और वो ब्रस्ट होता है। और जैसे पोलन ग्रेन बस्ट होता है तो उससे पोलन जो सॉरी एंथर, ये भी क्या बोल रहा हूँ, तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, प्रॉपरली बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो एंथर जो होता है वो क्या होता है? बस्ट होता है। और एंथर के बस्ट होने से सारी जो पोलन ग्रेन्स है वो रिलीज कर दिए जाते हैं पोलिनेशन के लिए। तो जो एंथर का बर्स्ट होना है उसको हम बोलते हैं कि डेहिसियंस ऑफ एंथर। क्या बोलते हैं? डेहिसियंस ऑफ एंथर। ये क्लियर है? और जो टेपिटम है, इसका काम हमने अभी बात की थी कि भैया अगर अगर तो कोई चीज पे क्या है भाई? क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म है, तो उसका काम क्या होगा सर? इसका काम होगा न्यूट्रिशन का। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को। ठीक है, तो ये तो सारी एंथर वॉल लेयर हो गई, ये हमने यहाँ पे बात कर ली है एंथर वॉल लेयर की। माइक्रोस्पोरेंजियम की भी हम थोड़ी बहुत बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें जो थ्योरी में लिखी है वो देख लेते हैं
कि भैया लॉन्ग सिलेंडर एक स्टॉक है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक है जिसको बोल रहे हैं फिलामेंट, और टर्मिनली क्या है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एंथर। प्रोक्सिमल एंड यानी कि जो नीचे वाला एंड है, जो आपके एंथर का ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहाँ अरेंज होता है, अटैच होता है, या तो ये पेटल से जुड़ा रहेगा, पेटल से जुड़ा रहेगा, या फिर ये जुड़ा रहेगा किससे, थैलेमस से। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे भी बोली गई है, या तो ये पेटल से जुड़ा है, किससे जुड़ा है, थैलेमस से जुड़ा है, या फिर ये पेटल से जुड़ा है। ठीक है, स्टेमन की लेंथ एंड नंबर जो है वो वेरी करते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में ज्यादा होते हैं, अलग अलग आते हैं। ठीक है, अलग अलग वैरायटी इनमें मिलती है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है, लेकिन ईच लोब में क्या होते हैं, दो थीका होते हैं, इसलिए कॉल्ड एज डायथीकस कंडीशन। हमने डायथीकस कंडीशन बना के देख लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, बाइलोब्ड, ये सब अलग अलग में हो गया, बस इतना ही है, यही है। देन ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये जब डेवलप होते हैं, जब इसमें पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो इसी को ही हम बोलने लग जाते हैं क्या, पोलन सैक। सैक का मतलब थैला, सैक का मतलब होता है एक तरह से थैला, एक बैग। इस बैग में क्या भरे हैं, अगर माइक्रोस्पोरेंजिया भरे हैं तो उसको बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, अगर माइक्रोस्पोर भरे हैं तो माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर उसमें माइक्रोस्पोर डेवलप होकर किसमें बदल गए, पोलन ग्रेन में बदल गए, तो अब हम इस थैले को क्या बोल रहे हैं, पोलन सैक। तो वही थैला क्या कराएगा फिर, पोलन सैक कहलाएगा। क्लियर है, इसमें ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर एंड द टेपिटम, ये चारों लेयर की बात आ गई। देन उसके बाद फंक्शन, तीन लेयर का, प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डेहिसियंस ऑफ एंथर हो गया। देन इनर मोस्ट जो टेपिटम है, इसका काम क्या है, नरिश कराने का। सेल्स ऑफ टेपिटम पोजिशन डेंस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म में जो हमने बात की है ना, और मोर देन वन न्यूक्लियस, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गई। तो क्या हमने ये सारी बातें कर ली हैं, कंप्लीट एनसीईआरटी की कर ली हमने, एक एक बात बिल्कुल कर ली है। अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। अब इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। देखो भाई, हमारे पास एक सेल है, ये, और ये कौन सी सेल है, ये सेल है जो स्पोरोजीनियस टिश्यू होते हैं ना, जो होमोजीनियस टिश्यू थे, अंदर भरे हुए थे स्पोरोजीनियस टिश्यू, उसकी एक सेल है। उसकी हर एक सेल में कैपेबिलिटी होती है कि वो आगे जाके एक पोलन में कन्वर्ट हो सकती है, यानी एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ए मैच्योर पोलन। तो हर एक सेल को क्या बोला जाता है, क्योंकि आगे जाके उसको वो पोलन बन सकती है, तो हर एक सेल को क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। तो ये हमने एक सेल ली है जिसका नाम हमने लिखा है क्या, पोलन मदर सेल। क्या नाम लिखा है, पोलन मदर सेल। अभी जो पोलन मदर सेल है, अगर हम इसकी प्लॉइडी की बात करें, तो प्लॉइडी क्या होगी इसकी, 2n, यानी कि ये कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। भाई सिंपल सी बात है, अभी तक तो पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, अभी तक तो मियोसिस कहीं हुआ ही नहीं है, तो डिप्लॉइड ही तो होगी अभी तक तो, होगी कि नहीं होगी, होगी सर। अब इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा पहला मियोसिस, क्या होगा, मियोसिस होगा। अब जब मियोसिस होगा, तो मियोसिस होने से क्या होगा भाई, कंप्लीट जब मियोसिस हो जाएगा, तो हमें पता है मियोसिस से हमारे पास कितनी सेल बन जाती हैं सर, मियोसिस से ओवरऑल में ना 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है। कितनी सेल बनती हैं सर, 4 सेल का फॉर्मेशन होता है मियोसिस से, बिल्कुल सही बात है। और मियोसिस हो रहा है तो ये जो चारों सेल्स होती हैं, ये कैसे होती हैं, एन एन एन, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। लेकिन अभी ये चारों सेल क्या होनी, चिपकी हुई रहती हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये ड्राई अप होगा, यानी डिहाइड्रेट होगा। और जब ये डिहाइड्रेट होगा, तो ये जो चारों माइक्रोस्पोर हैं, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे।
और ये बन गए हमारे पास क्या, माइक्रोस्पोर। क्या बन गए, माइक्रोस्पोर। तो ये जो माइक्रोस्पोर बनने का प्रोसेस है फ्रॉम मेगा फ्रॉम पोलन मदर सेल, ये क्या हो गया हमारे पास, माइक्रोस्पोर। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो ये देखो, हर देखो वही चीज जो हमने अभी बात की ना, वो सारी चीजें यही वही लिखी हुई है, कोई ऐसी स्पेशल चीज लिखी नहीं है कि ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज ए कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू ए माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक से टेट्राड बन जाएगा, है ना। ईच ईच वन इज ए पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल, हर एक पोटेंशियल पोलन है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल। क्या बोलते हैं, देखो ये लिखा हुआ, पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल, पीएमसी। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी हमने बात कर ली है, ठीक है। और जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पहले चारों एक साथ चिपके रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं। उसके बाद एंथर जब मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो वो सारे अलग अलग हो जाते हैं और फिर हर एक किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस जो माइक्रोस्पोरेंजियम में है, जो माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर अब क्या भर गए होंगे, पोलन ग्रेन भर गए होंगे। अब हम उसको माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या नाम दे देंगे, पोलन सैक। क्या बोल देंगे। अब देखो पोलन ग्रेन जो है ना, उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। यानी जिसके अंदर गैमेट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, उसको हम बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेट नहीं है, इट इज मेल गैमेटोफाइट। अभी हम समझेंगे इसकी बात। देखो भाई, मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है। अब वो जो चार स्पोर थे ना, माइक्रोस्पोर, उनमें से हमने एक माइक्रोस्पोर को ले लिया, ये आ गया हमारे पास एक माइक्रोस्पोर। क्या है ये, माइक्रोस्पोर। अब ये जो माइक्रोस्पोर है ना, ये माइक्रोस्पोर जो है, इसकी प्लोइडी क्या होगी, सर ये तो एन होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर एन होंगे, हाफ होंगे ना एज ए पेरेंट्स के कंपेयर में, क्योंकि बना किससे, मियोसिस हो गया। अब इसकी सेल में क्या होगा भाई, इसमें होगा माइटोसिस। अंदर ही अंदर इसके अंदर क्या बन जाएंगी, दो सेल बन जाएंगी, है ना, एक बड़ी और एक छोटी। और जब दो सेल बनेंगी तो जो बड़ी सेल होगी, अब यहां बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। जो बड़ी सेल होगी उसका जो न्यूक्लियस होगा वो एमेबॉइड स्ट्रक्चर का होगा, और जो छोटी सेल होगी उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पिंडल शेप होगा। और आगे जब ये मैच्योर हो जाएगी, यही चीज जब मैच्योर हो जाएगी तो ये क्या बना लेगी, पोलन बना लेगी। अब हम देखेंगे किसकी स्ट्रक्चर, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर। इस तरह से इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई एक तो बड़ी सेल है, ठीक है, और एक छोटी सेल है। और हमने कहा कि बड़ी सेल का जो न्यूक्लियस है उसका स्ट्रक्चर कैसी है, एमीबॉइड, यानी कि इरेगुलर शेप। और जो छोटी सेल है उसका न्यूक्लियस कैसा है, स्पिंडल से शेप। कैसा न्यूक्लियस है, स्पिंडल शेप, ठीक है। और इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है, सर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, पूरा डेंस अच्छा खासा, ठीक है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास पोलन ग्रेन की है, जिसको हम बोल रहे हैं मेल गैमेटोफाइट, लिख लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, मेल गैमेटोफाइट, या फिर हम कह रहे हैं इसको पोलन ग्रेन, ठीक है। अब हम पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो कैसे, थोड़ा इसको बनाते हैं। अब
हाँ, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर की तरफ क्या है आपके, दो सेल्स हैं। एक का जो न्यूक्लियस है, एक का जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, एमीबॉइड है। और एक का न्यूक्लियस कैसा है, स्पिंडल शेप। ठीक है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा। ठीक है। ये एक टिपिकल टिपिकल एंजियोस्पर्म का क्या है, ये एक एंथर। समझना, एक एक नाम लिखते हैं, एक एक डिटेल्स में। तो सबसे आउटर लेयर आपको दिख रही है जिसमें ये पैटर्न से दिख रहे हैं, ये जो डिजाइन दिख रहे हैं, ये बनते हैं, इस लेयर को बोलते हैं हम क्या, एक्साइन। क्या बोलते हैं, एक्साइन। और एक्साइन बनी होती है एक ऐसे केमिकल की जिसका नाम होता है स्पोरोपोलेनिन। एक्साइन मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। और स्पोरोपोलेनिन है क्या, ये अर्थ पे पाया जाने वाला वन ऑफ द रेजिस्टेंट केमिकल है ना, मोस्ट रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट केमिकल प्रेजेंट ऑन अर्थ। कि भैया आज तक इस अर्थ पे वो केमिकल, वो एसिड, वो एंजाइम नहीं मिला जो इस स्पोरोपोलेनिन को तोड़ सके, डिजनरेट कर सके, डिग्रेड कर सके। ठीक है। और इसी स्पोरोपोलेनिन की वजह से हमें पोलन ग्रेन्स के फॉसिल मिलते हैं, क्योंकि भाई जब इसको खराब ही करने वाले कोई चीज नहीं है तो ये तो बचा ही रहेगा ना। अंदर का मटेरियल खराब हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर ये तो बाहर की स्ट्रक्चर तो बची ही रहेगी ना। और ये जो शेप बन रहे हैं, डिजाइन, ये भी क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये जो एरे ऑफ पैटर्न्स होता है इनको बोलते हैं एरे ऑफ पैटर्न्स। और ये क्या है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ये एरे ऑफ पैटर्न जो है ये कैसे होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक। यानी कि एक स्पीसीज में एक तरह का डिजाइन मिलेगा तो हम इनकी वजह से पहचान सकते हैं कि ये पोलन ग्रेन किस स्पीसीज का है। इसके बाद जो ये अंदर वाली लेयर आप देख रहे हैं, ये अंदर वाली लेयर होती है आपकी किसकी, इंटाइन की। उसके अंदर जो है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये जो बड़ी वाली सेल है ना, इस सेल का नाम होता है वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। और ये छोटी वाली सेल है, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल। ठीक है। अब कहीं कहीं पे आप देखोगे तो ये जो स्पोरोपोलिन एक्साइन है ये ना, ये इंटाइन के साथ फ्यूज हो रही है। यहाँ पे देखो, ये इंटाइन के साथ फ्यूज हो गई, ये इंटाइन के साथ फ्यूज हो गई, ये इंटाइन के साथ फ्यूज हो गई। जहां पे ये फ्यूज हो रही है ना, इस जगह को बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। और आगे जाके इस जर्म पोर से ही होगा क्या, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन यहीं से ही होगा, जर्म पोर से ही।
तो ये आपकी स्ट्रक्चर आ जाती है किसके, पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर आ जाती है, मेल गैमेटोफाइट की स्ट्रक्चर आ जाती है। इसमें ये वेजिटेटिव सेल है, इसका काम है इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते रहना। इस वेजिटेटिव सेल का काम क्या है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम किसका है, आपका, किसका, वेजिटेटिव सेल का। तो यहाँ पे आपकी मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन की भी स्ट्रक्चर क्या होती है, कंप्लीट होती है। और हमने मेल गैमेटोफाइट की भी बात कर ली, माइक्रोस्पोर की भी बात कर ली। अब हम अगली क्लास में इस पोलन ग्रेन के बारे में थोड़ी और बातें करेंगे कि इस पोलन ग्रेन, स्पेसिफिक पोलन ग्रेन के बारे में बातें करेंगे कि भैया पोलन ग्रेन जो है क्या वो ह्यूमंस में कोई बीमारी करता है, क्या फिर पोलन ग्रेन में क्या कहे कोई न्यूट्रिशन भी काम आता है ह्यूमन बींग्स में के लिए, है ना, इसकी लाइफ कितनी होती है, क्या हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। इन सब बातों की जो बात है वो हम कब करेंगे, अगली लेक्चर में करेंगे। और आज के लेक्चर को आई थिंक क्या करते हैं अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज मजा आएगा आज के आपका लेक्चर जब आप देखोगे तो, इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, बहुत बढ़िया टॉपिक है ना, बोरिंग वाली चीज नहीं है, अपन कुछ पढ़ते हैं तो अच्छी चीज पढ़ते हैं, है ना। तो खत्म करते हैं आज के लेक्चर को, काफी हो गया आज का टाइम हिसाब से ना, इस इंट्रोडक्शन के हिसाब से आपकी क्लास पहली अच्छी रही, मजा आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी क्लास तो प्लीज अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक जरूर करना देख रहे हैं तो, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।